तो दोस्तों अखंडा 2 रिलीज हो चुकी है और थिएटर में तबाही मचा रही है। तो जिसने नहीं देखा है वह जाओ देख कर आओ। वैसे आज मैं इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, यकीन करिए आपको मजा भरपूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ना। फिल्म की शुरुआत में एनआईए के हेडक्वार्टर में हम हो रही मीटिंग को देखते हैं, जिसमें अखंडा को लेकर चर्चा हो रही थी। दरअसल अखंडा ने कई लोगों को मारा था, इसलिए एनआईए की चीफ उसके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला ले रही थी। इसी सिलसिले में वह अपने ऑफिसर से बात कर रही होती है। अब इस पर एनआईए ऑफिसर पेरुमल का कहना था कि वह अखंडा के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वह बिना वजह एक चीटी को भी नहीं मारता। यानी पेरुमल उसकी खूब तारीफ करता है और यहाँ पर वह उसको कानून से भी बड़ा बता देता है, जिससे चीफ का कहना था कि चाहे वह कितना भी धर्म का रक्षक हो, बट देश तो कानून से ही चलता है और उसने कानून तोड़ा है, तो इसलिए उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तभी पेरुमल साफ साफ मना करता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसीलिए अपने जॉब से रिजाइन लेने का फैसला लेता है और वहाँ से चुपचाप चला आता है। उसके बाद हम अखंडा को देखते हैं, जो एक मंदिर में जाता है, जहाँ पर कुछ साधु लोग पूजा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि अखंडा का जन्म इसी मंदिर में हुआ था। साधु उसे बताता है कि अभी तक उसने जितने भी संकट झेले हैं, अब उससे भी बड़ा संकट आने वाला है। अगर उसे निपटना है तो उसे साधना करना पड़ेगा, यानी अष्टलिंगम रुद्रपीठ। इस तपस्या के पूरा होते ही उसको बहुत सारी शक्तियाँ मिलेगी, जिससे चाहे कोई भी हथियार हो, सिर्फ उसके ही इशारों पर नाचेंगे। पर दिक्कत तो ये थी कि इस साधना को करते समय अगर जरा सी भी गलती हुई तो सीधा मौत। बट अखंडा जरा से भी नहीं डरता, वह इस साधना को करने के लिए तैयार हो जाता है और फाइनली उस रुद्रपीठ पर अपनी एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है चाइना के तिब्बत बॉर्डर के पास, जहाँ पर कुछ लोग बुद्धा की पूजा कर रहे होते हैं और यहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ होती हैं जो इस संस्कृत कार्यक्रम में भाग ली होती हैं। बट उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़े ही देर में वहाँ पर एक इंसान के रूप में हैवान आता है, जिसका नाम था जियांग ली। वह चाइनीज आर्मी जनरल था और इंडिया का सबसे बड़ा विरोधी, यानी इंडिया से बहुत ज्यादा नफरत करता था। तो यहाँ पर एक बंदा उसकी फैमिली के बारे में गलत छाप दिया था और उसकी शिकायत इंडिया से भी करने को बोला था, जिससे जनरल यहाँ पर आता है और सबको पल भर में मौत के घाट उतार देता है। हम देखते हैं कि वह किसी को भी नहीं छोड़ता। तभी वह स्वामी से कहता है कि उसे इंडिया पर भरोसा है ना, तो चाहे वह उसके बारे में इंडिया को बताए। हम देखते हैं कि जियांग ली यहाँ पर इतना बड़ा कांड कर देता है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसके कई आर्मी सोल्जर्स मारे गए। अभी सुनकर वह गुस्से से बॉर्डर के पास पहुंचता है। वहाँ पता चलता है कि इंडियन आर्मी ने उनके कुछ सोल्जर को मार दिया था और दिक्कत तो ये थी कि उसमें जियांग ली का एक लौता बेटा भी था, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब ये देखकर वह आग बबूला हो जाता है। उसे हर हाल में इंडिया से बदला लेना था, बट ये इतना आसान तो नहीं था, इसलिए वह एक्स जनरल चांग से मिलने जाता है, जो बेहद खतरनाक था। हम देखते हैं कि चांग भागवत गीता के श्लोक पढ़ रहा होता है। ये देखते ही जियांग लिंग गुस्सा हो जाता है। उसका कहना था कि जिस देश ने उसके बेटे को मार दिया और तुम हो कि उसी देश की भागवत गीता को पढ़ रहे हो। तभी चांग उसे बताता है कि वह इंडिया का सबसे बड़ी जड़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हजारों साल पहले कई वीर योद्धा आए। वह इंडिया को जीतना चाहे, बट फिर भी भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। विश्व विजेता सिकंदर भी इसी विचार से गया था कि वह भारत को जीत लेगा, बट अंत में वह सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी ही वापस लेकर गया। यानी चांग का कहने का मतलब था कि भारत के लोगों के अंदर हिम्मत और विश्वास सिर्फ भगवान की वजह से आता है। वह भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो वह उसका डट कर सामना करते हैं। इसलिए अगर इंडिया को हराना है तो सबसे पहले उनके धर्म पर वार करना होगा, यानी उनके अंदर से भगवान को मिटाना होगा, कि उनको लगे कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। वेल ये था चांग का प्लान। अब वह जियांग ली से कहता है कि अगर उसे इंडिया को खत्म करना है तो उन्हें एक हथियार को लाना होगा, जिसे उन्होंने छुपा कर रखा है। तो यहाँ पर वह किसी घातक हथियार के चलते इंडिया पर अटैक करने की फिराक में थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में पीएम को ये बात पता चल चुकी थी कि इंडियन आर्मी ने जियांग ली के बेटे को मार दिया है, जिससे वह बदला लेने के लिए उन पर अटैक करने की कोशिश करेगा। उसके बाद दिल्ली के अंदर ही पीएम प्रेस मीटिंग होने वाली थी। दरअसल इंडिया रूरल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वह कई गाँवों को डेवलप करना चाहते थे, तो उसी सिलसिले में मीटिंग होने वाली थी और जिसमें शांतिपुरम नाम का एक गाँव भी था। तो यहाँ पर एक कलेक्टर आता है जिसका नाम था विशाल त्रिवेदी। वैसे
सेक्रेटरी पद्मावती से बताता है कि उन्होंने जो विलेज डेवलपमेंट लिस्ट बनाई है उसमें से शांतिपुरम गांव को हटा दे। अभी सुनते सभी शौक थे कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम से उस गांव का विकास होगा। बट त्रिवेदी इसकी एक खास वजह बताता है। उसका कहना था कि वहाँ पर गांजे की खेती की जाती है और पूरे गांव के लोगों से जबरदस्ती ऐसा कराया जाता है। इन सबके पीछे एक्स MLA मड्डी रेड्डी और चौड़प्पा गौड़ का हाथ है। वह उन्हें ये भी बताता है कि जब इस प्रोग्राम के लिए वहाँ सर्वे करने के लिए कुछ अफसर को भेजा गया तो उन्होंने उन्हें बहुत मारा और मारकर बंदी बना दिया। और उनका कहना था कि अगर इस गांव में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो वह सभी अफसर को मार देंगे। तो उसी डर से त्रिवेदी यहाँ पर आया था। अब पद्मावती परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बहुत सोचने के बाद वह फैसला लेती है कि अभी प्रेस मीटिंग में 1 घंटे बचे हैं और 1 घंटा काफी है। यानी वह उस गांव के अंदर एक ऐसे शख्स को भेजना चाहती थी जो 1 घंटे के अंदर उन अफसर को छुड़ा लाएगा, जिसका नाम था बाला मुरली। वह MLA था। तो हम देखते हैं कि बाला मुरली शांतिपुरम गांव में आंधी की तरह आता है और सबको मौत की घाट उतारना शुरू करता है। वह बहुत मारता है, उन्हें पीटने के बाद समझाता भी है कि अगर कहीं भी जुर्म हुआ तो वह हर समय वहाँ मौजूद होगा और सबको मिटा कर रख देगा। तो यहाँ पर सबको मारने के बाद अफसर को छुड़ा लेता है, जिससे इधर सेक्रेटरी और उसके अफसर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि PM रूरल विलेज डेवलपमेंट की लिस्ट जारी कर देता है और उसके बाद वह मुरली के घर आते हैं, जहाँ पर वह मुरली की खूब तारीफ करते हैं। तभी पता चलता है कि मुरली की एक 17 साल की बेटी है जिसका नाम था जननी। दरअसल वह DRDO की साइंटिस्ट थी, क्योंकि उसका IQ लेवल बहुत ही हाई था। वेल अब हिमाचल प्रदेश का सीन देखते हैं, जहाँ पर जननी काम करती थी। सबसे पहले वहाँ डिफेंस मिनिस्टर राव आता है। दरअसल उसे बायोशील्ड प्रोग्राम की जानकारी के बारे में भेजा गया था, तो उस प्रोग्राम को सबमिट करने वाली अर्चना थी। तो यहाँ पर राव अर्चना से मिलता है। अब अर्चना से बायोशील्ड प्रोग्राम के बारे में जानने को मिलता है। उसका कहना था कि हमारे सोल्जर -50 से -60 डिग्री के टेम्परेचर में काम करते हैं और राजस्थान में तो 50 डिग्री का टेम्परेचर चला जाता है। यानी प्रकृति की वजह से जो भी उनको दिक्कत आती थी उसी से सामना करने के लिए उन्होंने बायोशील्ड प्रोग्राम बनाया था और इसे बनाने वाली का नाम था जननी, जो विजन कलाम प्रोजेक्ट के तहत ऐसा कर पाई थी। यानी इस प्रोग्राम का सारा श्रेय जननी को जाता है, जो मुरली की बेटी थी। ये सुनते ही राव जननी से मिलने को कहता है और जब वह जननी से मिलकर इस प्रोग्राम की इंस्पिरेशन के बारे में पूछता है तो जननी उसे बताती है कि उसको ये आइडिया रामायण से मिली है। अब ये सुनते ही सभी शौक थे कि आखिर ये रामायण से कैसे आइडिया पा सकती है। तो यहाँ पर जननी उन्हें बताती है कि राम जी ने कई जंगल, नदियाँ, पहाड़ सभी को पार करते हुए सीता को छुड़ाने गए थे। यानी उनके पास प्रकृति की तरफ से कई चुनौतियाँ आई, बट वह उनको बिना नुकसान पहुँचाए बड़ी ही आसानी से उनका सामना किए। इसलिए जननी ने आर्मी के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया था, ताकि ड्यूटी करते वक्त उन्हें प्रकृति से कोई भी दिक्कत ना हो। फिलहाल अभी प्रोग्राम बना था, बट इसका ट्रायल होना बाकी था। इसलिए राव उन्हें बताता है कि अगर उनका ये प्रोग्राम सक्सेस हो गया तो इंडिया का बहुत नाम रोशन होगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम चांग को देखते हैं, जो अपने प्लान पर काम कर रहा था। तभी उसके पास जियांग ली आता है। वह बताता है कि उसने अपनी ही आर्मी को मारकर वो हथियार छीन लिया है। यानी चांग जिस हथियार के चलते तबाही लाने वाला था अब उनके पास था, बट वह उस हथियार को कैसे यूज करना है उसके लिए इंडिया के अंदर एक शख्स को चुने थे, जिसका नाम था अजित ठाकुर। वह पॉलिटिकल लीडर था जो बेहद ही खतरनाक। वेल अब हम ठाकुर को देखते हैं, जिसने मणिपुर के अंदर दंगा फसाद कराकर कई लोगों की जान ले ली थी। तो इसलिए PM उसे अपने ऑफिस बुलाया था। अब यहाँ पता चलता है कि ठाकुर PM की कुर्सी पाना चाहता था, बट वह ऐसा ना कर पाया। इसलिए उसने मणिपुर के अंदर ऐसा किया था। हालांकि PM इस वजह से जेल में भी बंद करने की धमकी देता है, बट ठाकुर को उसका डर नहीं था, क्योंकि वह पैसे देकर वहाँ से भी छूट जाता। तो यही वह शख्स था जिससे चांग ने हाथ मिलाया था। अब वह आगे क्या करेगा ये तो बाद में जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ जननी का बर्थडे था, इसलिए मुरली घर पर उसके आने के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी पार्टी रखा था। बट पता चलता है कि जननी वहाँ नहीं जा रही थी, क्योंकि उसका प्रोग्राम का ट्रायल था। लेकिन तभी उसे अर्चना बताती है कि प्रोग्राम में अभी टाइम लगेगा, इसलिए वह अपने घर जाए। लेकिन जननी उसको भी अपने साथ चलने को
बोलती है। वे लबोए एक साथ घर जाते हैं जहाँ पर मुरली उनका इंतजार कर रहा था। मुरली जब अपनी बेटी को देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि वह साल में एक बार तो घर आती थी। वहीं शाम को पार्टी थी, उससे पहले मुरली ड्रिंक करना चाहता था, पर दिक्कत तो ये थी कि जननी सारे बॉटल छुपा दी थी, इसलिए मुरली बहुत ज्यादा परेशान था। तभी वह देखता है कि अर्चना अकेले ही ड्रिंक कर रही थी, तो मौका देखकर मुरली भी उसके पास पहुंचता है। अब वह अच्छे दोस्त बन चुके थे और साथ में ड्रिंक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ठाकुर च्यांग और जियांगली से मीटिंग करता है और यहाँ पर वह प्लान बनाते हैं। दरअसल उनका प्लान था कि वह एक वायरस को महाकुंभ मेले के दौरान छोड़ेंगे, यानी गंगा नदी में उस वायरस को छोड़ देंगे, जिससे वहाँ जितने भी लोग स्नान करेंगे सभी के अंदर ये वायरस फैल जाएगा। फिर उनके जरिए धीरे धीरे पूरे भारत में वायरस फैल जाएगा। तो हम देखते हैं कि उनके प्लान के हिसाब से ही वह गंगा में वायरस छोड़ देते हैं, जिससे जितने भी लोग स्नान किए थे सभी धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। यहाँ तक कि पेरुमल की एक बेटी थी, उसकी भी इसी वायरस से तबीयत खराब हो जाती है, जिससे पूरे भारत में कोहराम मच जाता है। क्योंकि अब तक करोड़ों लोगों ने स्नान किया था, अब सबको बचाना इतना आसान तो नहीं था। हालांकि इंडिया ही नहीं, कई देशों से भी लोग महाकुंभ में स्नान करने आए थे, बट अब देश में मेडिकल वार शुरू हो चुका था। पीएम आदेश देता है और जल्द से जल्द वायरस के बारे में पता किया जाए। अब सभी साइंटिस्ट उस वायरस के बारे में पता करने लगते हैं। वहीं उधर ठाकुर अपने प्लान के हिसाब से एक चाल चलता है। दरअसल वह उन लोगों को इकट्ठा करता है जिनके परिवार के लोग गंगा में नहाने से मरे थे। तो उसका कहना था कि सभी लोग भगवान पर विश्वास करके गंगा में नहाने गए थे, बट क्या हुआ, भगवान ने सबको मार दिया। अगर वह होता तो ऐसा कभी भी नहीं करता, इसलिए भगवान नहीं है, यानी वह पूरे देश को अपनी स्पीच से भड़काता है कि भगवान नहीं है, हम फालतू का पूजा करते हैं। अब ठाकुर के कहने के हिसाब से पूरे देश में लोग धीरे धीरे पूजा पाठ करना छोड़ रहे थे। वहीं पीएम को जब ये पता चलता है तो वह समझ जाता है कि ठाकुर बहुत खतरनाक चाल चल रहा है, क्योंकि अगर लोग उसकी बात को मान लिए तो देश से धर्म ही खत्म हो जाएगा, फिर हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए पीएम का कहना था कि कुछ भी हो, उन्हें उस वायरस का एंटीडोट ढूंढना होगा। वेल, अब अर्चना अपनी सभी डॉक्टर्स को मोटिवेट करती है कि उन्हें हर हाल में उस वायरस को एंटीडोट चाहिए, लेकिन दिक्कत तो ये थी कि हर घंटे में सैकड़ों लोग मर रहे थे। इसलिए उसे ख्याल आता है कि क्या उन्होंने जो बायोशील्ड वैक्सीन बनाई है वह इस पर काम कर सकती है, तो उसके लिए किसी ह्यूमन पर ट्राई करना था। यहाँ पर अर्चना फैसला लेती है कि उस पर ही इस वायरस को ट्राई किया जाए, यानी उसके अंदर पहले वायरस डाला जाए, फिर उसके बाद वैक्सीन। अगर वह ठीक हो गई तो समझो सभी बच जाएंगे। हालांकि कोई उसे वायरस इंजेक्ट नहीं करता, सभी मना कर रहे थे, लेकिन अर्चना खुद वायरस वाला इंजेक्शन लगा लेती है। उसके बाद एंटीडोट बनाने की कोशिश की जाती है। हम देखते हैं कि वायरस की वजह से अर्चना की हालत खराब होने लगती है, बट थोड़े ही देर में बायोशील्ड वैक्सीन काम करना शुरू कर देती है, यानी यहाँ पर उन्हें एंटीडोट मिल चुका था, जिससे सभी बहुत ज्यादा खुश थे। और यही बात जब वह पीएम को इन्फॉर्म करते हैं तो वह भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब ये बात ठाकुर को पता चल जाती है। ठाकुर ये जानते ही अपने लोगों से लैब पर हमला करा देता है और यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही आती है, क्योंकि ठाकुर के गुंडे लैब को नष्ट कर देते हैं और जितने भी साइंटिस्ट थे ना सबको जान से मार देते हैं। वहीं अर्चना जननी को लेकर भागने की कोशिश करती है। यहाँ पर अर्चना जननी को एंटीडोट दे देती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि वह जननी को बचाने के चक्कर में खुद की जान दे देती है। अब जननी उस एंटीडोट को लेकर पहाड़ी की तरफ भागती है, वहीं गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। तभी कुछ दूर जाने के बाद वह उसे पकड़ लेते हैं, बट जननी के चिल्लाने से पास में ही तपस्या कर रहा खंडा उठ जाता है, जिसको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो चुकी थी। वह यहाँ पर मौत का तांडव मचा देता है, यानी अपनी शक्ति से ठाकुर के गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उन्हें मारकर जननी को बचा लेता है। हालांकि जननी भी उसे देखकर समझ जाती है कि ये उसका बाबा है, क्योंकि उसकी दादी कई सालों से उसी का इंतजार कर रही थी। वहीं उधर देखते हैं कि पीएम को पता चल चुका था कि किसी ने लैब को नष्ट कर
कर दिया है और एंटीडोट भी गायब है। वह डर जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ जब ठाकुर के भाई को जननी मिली थी तो उसने ठाकुर को कॉल करके बता दिया था, इसलिए ठाकुर उस लोकेशन पर पहुंचता है। बट वहां पहुंचते ही जो देखता है ना, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह अपने भाई को मरा हुआ देखकर कांप उठता है, क्योंकि सभी को ब्रूटल तरीके से मारा गया था। वह सोच ही रहा था कि तभी वहां एक तांत्रिक आता है जिसका नाम था नेत्रा। दरअसल उसके पास भी दिव्य शक्ति थी। वह यहाँ पर ठाकुर को एक सच्चाई बताता है कि आखिर उसके पिता को किसने मारा। अब कहानी पास्ट में जाती है। हम देखते हैं कि ठाकुर देश पर राज करना चाहता था। उसके लिए वह पीएम बनने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसने कई खून बहाए थे और बहुत लोगों को मारा पीटा भी था। फिर भी वह पीएम बन न सका और हर बार उसे पीएम भगत हरा देता। अब इससे तंग आकर ठाकुर नेत्रा के पास पहुंच चुका था। अब हम नेत्रा को देखते हैं जो अपनी तांत्रिक शक्तियों की मदद से एक शैतान को जगा रहा था, जिससे वह किसी को मारना चाहता था। तो यहाँ पर जैसे शैतान जागता है तो नेत्रा उसकी मदद से एक आदमी को मार देता है। यानी नेत्रा अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके लोगों से पैसा लेता था। तो यहाँ पर ठाकुर जब उसे अपनी समस्या के बारे में बताता है तो उसका कहना था कि उसके लिए 8 शैतानों को जगाना होगा, क्योंकि पीएम भगत शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। इसीलिए उसे मारने के लिए पहले 8 बाल ब्राह्मण की बलि देनी पड़ेगी। फिर उनकी बलि देते ही 8 शैतान जाग उठेंगे और तब जाकर वह उनसे पीएम भगत को मार देगा। वेल, ये था नेत्रा का प्लान। अब ठाकुर भी उसकी बात को मान जाता है, बट दिक्कत तो ये थी कि वह 8 बाल ब्राह्मण लाएंगे कहाँ से। तभी हम देखते हैं कि वह 8 ब्राह्मणों को पकड़कर ला भी देते हैं और नेत्रा अपना मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। उसका कहना था कि हर एक मंत्र के कंप्लीट होते ही एक राक्षस नीचे उठेगा और जब 8वां मंत्र पूरा होगा तो एक साथ सभी बच्चों की बलि देनी पड़ेगी। वेल, अब नेत्रा अपना काम शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वह जैसे बलि देने की सोचता है तभी वहाँ पर अखंडा आ जाता है। वह उसके आदमियों को मारने लगता है, जिससे नेत्रा की तंत्र विद्या भी भंग हो जाती है। वह लास्ट में नेत्रा की एक आंख भी निकाल देता है और इधर ठाकुर को जान से मार देता है। तो कुछ इस तरह नेत्रा का दुश्मन अखंडा था। वेल, अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। नेत्रा बताता है कि वह उस समय बच गया था और इसके बाद उसने बहुत तपस्या की, जिससे वह अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। तो यहाँ पर नेत्रा ठाकुर से हाथ मिला लेता है कि वह दोनों अखंडा को खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अखंडा जननी को लेकर जा रहा होता है, बट रास्ते में ही जननी उसे शिकायत करने लगती है। सबसे पहले तो वह ये कहती है कि उन्होंने अपने शिव के लिए माँ को छोड़ दिया, जो घर में बैठकर हर समय उनका इंतजार करती है। और फिर उसके बाद वह भगवान को भी लेकर सवाल उठाती है कि आपके भगवान ये क्या कर दिया, अगर वह होते तो ऐसा मुसीबत नहीं आती। तभी अखंडा उसको समझाते हुए एक मंदिर के पास पहुंचता है, जिसे लोगों ने बंद कर दिया था। अब यहाँ पर अखंडा जैसे मंदिर को खोलकर उसकी पूजा करता है तो उस पर वहाँ के लोग भड़क जाते हैं और भगवान को लेकर भला बुरा बोलने लगते हैं, जिससे अखंडा उनको बहुत समझाता है और सारा इल्जाम मनुष्यों पर लगाता है कि वह सनातन धर्म का पालन नहीं करते और भगवान की बनाई हुई चीजों को नाश कर रहे हैं, तो वह कैसे आएंगे। वेल, यहाँ पर अखंडा काफी लंबा चौड़ा भाषण देता है, जिससे सभी को समझ आ चुका था। वेल, अब जननी सेक्रेटरी को बताती है कि वैक्सीन उसके पास है, जिससे वह बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वह जननी को लाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ हेलीकॉप्टर से उनके लोकेशन पर पहुँचते हैं, तभी नेत्रा वहाँ पहुँच चुका था। वह हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और उसका पंखा टूटने के बाद वहाँ के लोगों पर लगने वाला था, बट अखंडा उन्हें बचा लेता है। हम नेत्रा अखंडा को अपनी शक्तियों का रौब दिखाते हुए उसे ललकारता है कि वह उसे खत्म कर देगा। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। नेत्रा अपनी तांत्रिक शक्तियों से कुछ शैतानों को भी प्रकट कर लेता है, जिससे वह अखंडा से बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। बट अखंडा के अंदर अचानक हनुमान जी की दिव्य शक्ति आ जाती है, जिससे वह उसे गदे से मार डालता है। तो यहाँ पर वह ठाकुर और नेत्रा दोनों को खत्म कर देता है। उसके बाद जननी अखंडा को बहुत बोलती है, क्योंकि उसकी माँ उसका इंतजार करते करते मर चुकी थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह उसकी बॉडी को आग लगाए। अब यहाँ पर जननी उसे समझाती है, बट वह नहीं मानता, क्योंकि उसे अपने देश की रक्षा करनी थी। बट दूसरी तरफ अखंडा की माँ की चिता को जलाने के लिए शिव जी खुद उसका रूप लेकर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उन्हें उसकी माँ पहचान जाती है। वह पूछती है कि आखिर वह उनकी चिता को जलाने क्यों आए। अब यहीं पर शिव उसे बहुत समझाते हैं। उनका कहना था कि उनका बेटा अखंडा बहुत बड़ा भक्त है और उसने उनके लिए
अपनी माँ को छोड़ दिया, इसलिए उन्हें यहाँ तो आना पड़ता। उसके बाद हम देखते हैं कि जननी को पता चल जाता है कि उसकी दादी को अखंडा ने ही अग्नि दी है। ये सुनकर वह अखंडा के पास जाती है। अब उसे विश्वास हो चुका था कि भगवान है। हम देखते हैं कि अखंडा के हाथ में उसकी माँ की राख भी आ चुकी थी। अब वह उसे गंगा में बहा देता है। वह बहा ही रहा था कि तभी वहाँ सेक्रेटरी पद्मावत और आर्मी के चीफ सहित बहुत से लोग आ जाते हैं। दरअसल वह जननी को लेने आए थे। तो यहाँ पर अखंडा उनसे कहता है कि आप लोग देश की रक्षा करो, पर जब धर्म पर कोई खतरा होगा तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर वह देश के दुश्मनों को मारने की कसम खाता है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर बच चुका था। वह भागते हुए जियांग ली और चांग के पास पहुँचता है और उन्हें समझाता है कि वह भगवान का पीछा छोड़ दे, क्योंकि उसने अपनी आंखों से भगवान को देखा है। तभी वहाँ पर वही स्वामी आता है जिसे जियांग ली ने चैलेंज किया था कि वह अपने भगवान को बुला ले। वह यहाँ पर वह भी उसे बहुत समझाता है कि उस देश का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका रक्षा खुद भगवान कर रहे हैं। हालांकि वह नहीं मानती। तभी वह कैलाश पर्वत को उड़ाने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ अखंडा आ जाता है। वह तांडव मचाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि चांग और ली उसे मारने के लिए अपनी आर्मी को भेजते हैं, बट अखंडा सबको खत्म कर देता है। उसके बाद रोबोट आर्मी भी यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और कैलाश पर्वत को उड़ाने की कोशिश करते हैं, बट अखंडा सबको मार देता है। वही वह उन्हें धमकाता भी है कि जो भी उसके देश की तरफ आंख भी उठाकर देखने की कोशिश करेगा वह उसे नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जननी के एंटीडोट से सभी लोग ठीक हो जाते हैं और फिर यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।